Ladies and gentlemen, the issue is not just the internal security of the state of Jharkhand, it has a direct impact on our own internal security and it's also a national security issue. As we speak, there are unconfirmed estimates by various surveys that have been carried out across the country that say that there are nearly 3 to 4 crore illegals across the length and breadth of Bharat. 3 to 4 crore, it's not a small number. Today, the High Court has seen the Jharkhand government itself accept that just in the Santhal Pargana region and the adjoining areas, there could be 10 to 15 lakh people. Syed Danial Danish, petitioner, is joining us at this point. He's the one who had moved the PIL. Danish, thank you so much, if I may call you Danish. Sure. Tell us Thank you so much. What did the court say? How did you move this PIL? And the progress has been over the course of the last 1 year. But what did the court say today? And what did the Jharkhand government accept in court today? कल जो सुनवाई हुई है उसमें ऑनरेबल जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से ये पूछा है कि सीएए के तहत हम उन 5 जिलों में कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं। आप ये बताएं हमें। केंद्र सरकार के बिहाफ में केंद्र सरकार से बात करके एफिडेविट देके 3 सप्ताह का समय दिया है। 3 सप्ताह के अंदर एफिडेविट देके जवाब देने के लिए कहा है। पर एक बात बताइए दानिश कि सीएए तो नागरिकता देने वाली बात है, पर अगर बाहर के लोग हैं जो इलीगल हैं, अवैध हैं, तो इन पर तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 लागू होगा। और ये कि कोई अगर वहां अवैध रूप से है, अगर उस एक्ट के संशोधन के बाद तो लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी ये पावर्स हैं कि अगर कोई बिना पेपर्स के और जो भारतीय नागरिक वहां पे नहीं है उनको वहां से हटाया जाए। तो सीए कहां से आता है सर? ऐसा है कि जहां तक स्टेट की बात है तो आज से 3-4 महीना पहले तक तो स्टेट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि इलीगल माइग्रेंट्स झारखंड में है। मैं पिछले 2 साल से इस पे काम कर रहा हूं, लेकिन पिछले 4 महीना पहले तक झारखंड गवर्नमेंट ने एफिडेविट देके कहा था कोर्ट को कि यहाँ इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है, लेकिन अब एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरी बात, सीए के तहत कार्रवाई करने के लिए इसलिए कहा गया है कि अगर जेन्युइन है, सही है, तो मेरा प्लीड ये था कि या तो आप उनको तरीके से चैनलाइज करके लाइए, या आप उनको अगर अनचैनलाइज तरीके से हैं, अवैध तरीके से उन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो घुसे हुए हैं, तो उनको आप या तो फिर किसी तरह से कैंप में रखिए या आप उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखिए। तो यानी कि आप मानते हैं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ग्राउंड पर एक्चुअल परिस्थिति क्या है दानिश? सर, ये ग्राउंड पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय में, और ये हिंदुस्तान के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है खुले तौर पर। ये कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं, और इन्हें कोई तो वहां बसा रहा होगा ना? हाँ, बंसारे हैं, बिना प्रोटेक्शन के तो ये नहीं हो सकता। और देखिए, ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, बड़ी इजीली एक्सेस करते हैं। बंगाल के बारे में सबको ही जानता है। बंगाल से एक्सेस करना, बंगाल आना तो बड़ा आसान है। और झारखंड, बंगाल से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, बिहार में भी है, मैं काम कर रहा हूँ, बंगाल में मैं जाऊंगा, बिहार में भी मैं काम कर रहा हूँ, बिहार भी जाऊंगा। तो ये 3-4 स्टेट, चाहे उड़ीसा है, चाहे जितने भी सटे हुए स्टेट है बंगाल से, उसमें ये बड़ा इजीली एक्सेस कर लेते हैं। और वहां आकर जमीनें हत्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण कर रहे हैं। ये आते हैं। ये सबसे पहले देखिए, हमारे झारखंड में क्या है कि ये इजीली टारगेट करते हैं संथालीस को, आदिवासियों को। आदिवासियों में भी जो गांव के लोग हैं उनको बड़ा इजीली टारगेट कर लेते हैं। ये बहला फुसला के उनसे शादी करते हैं, उस तरीके से इनको जगह मिल जाता है। ये वहां पे फिर अपना पसारते हैं, पैर पसार लेते हैं, वहां इनको रहने के लिए जमीन और छत मिल जाती है। उसके बाद ये लोग, चाहे वो मदरसा हो जाए, चाहे ये घुल मिल जाते हैं। मतलब ये इतने आसानी से ये फैल जाते हैं कि आपको और हमको आसानी से पता नहीं चलेगा कि ये बाहर के लोग हैं या क्या। और इनका सारा पेपर भी बड़ा पुख्ता होता है। तो अब इसको कैसे पहचान कैसे होगी? अब अगर सरकार जो पहले 4 महीने पहले, यू आर सेइंग 4 months ago, वो कह रहे थे कि यहाँ कुछ इलीगल नहीं है, यहाँ सब लोकल्स ही हैं,
लेकिन अगर हम कुछ डेमोग्राफिक नंबर्स देखें तो पुराने ही नंबर्स हों, भले ही 2001 से 2011 के बीच में, तो ये पहले से होता आ रहा है. लेट्स कैन वी जस्ट क्विकली कॉल अप दैट डेमोग्राफिक चेंज is it deliberate? Because what we are seeing is that in Sahibganj, in 2001, the Muslim population was about 2,90,000 odd. By 2011, it jumped to 3,98,243, far greater than the population growth rate or the ratio there. In terms of Pakur, 2,27,000 to 3,22,000, it was a 42% jump, a 37% jump, a 42% jump. Versus, let's look at the Santhal region, where in 2001, again it was at 10.8% in terms of the overall Santhal population. So the Muslim population and the Santhal population, look at the difference in growth rate, 10.8% growth rate and 19.51%. So it's 42% in the same region of Sahibganj, 42% Muslim population jump and 10.8%. Again in Pakur, if you look at it, the same, if you look at the jumps, 42% and 19.51%. So similar, same area, but two different communities. एक का करीब 20%, 19 to 20% बढ़ता है, उसका दूसरे का डबल गुना बढ़ता है, whereas the population that's grown by about 2.5-3 times is actually supposed to be smaller in number, much smaller in number. So this is what pointed to the fact that there could be mass scale illegal migration or illegal entry, influx, and from the neighboring areas. So Bangladesh to Bengal and Bengal to Jharkhand. Danish, आप मेरे साथ बने रहिए. Let's just open this up a little. Ishkaran Bhandari, lawyer, is with us. Praful Shah Deo, spokesperson of the BJP in Jharkhand, is with us, and Tanuj Khatri, spokesperson of the Jharkhand Mukti Morcha, is also with us. Now, does CAA come into play in this? Because the High Court has asked कि CAA से कोई solution निकल सकता है. CAA can give nagrikta to persecuted minorities, but what should be applicable? Here, Ishkaran Bhandari. Anand, firstly, my compliments to the petitioner because it is an extremely important issue he's taken to the court. We are at a state of war. The documents and the data you are showing of increase of 42%, 19%, 10%, that's a complete war in which the demographics of India is being changed. Unfiltered through the border, they keep coming because certain state authorities allow that to happen. And there are various states. There is a different problem in Northeast, there is a problem here, and that problem is multiplying day by day. And that takes away resources from the poorest sections of the society. That is why probably there was so much of protest against CAA. Obviously, it's a law to give citizenship, not to throw people out. But after CAA, there is a thing called NRIC, where you will have to identify who are the citizens of this country. Firstly, we have to undertake that process because, as Mr. Danish is saying, कि वो इतना घुल मिल जाते हैं, it is not so easy to identify them also. And the process of identification also, I've always maintained, the protests against CAA was a red herring because they did not want the subsequent actions to be undertaken with subsequent laws to come which would lead to illegal people being thrown out of India. We are absolutely at a state of war. If whatever economic development we do, people from Bangladesh come or from any other country come, Pakistan or Afghanistan or any other country, and these countries where there are no resources, Pakistan is a bankrupt nation. Can we have everybody from Pakistan coming in here? Bangladesh, we know what the situation is. We know what the situation is in Afghanistan and so many other countries. So I think good. What I think the High Court has done is, even though under CAA we both know what the position is, that it is exploring the option, it is putting it to the government that what do you think is a solution, because sending a notice like this or issuing a notice like this means that they are cognizant of the problem, they understand how big the problem is, and now they are seeking a government's response on how to tackle the problem, which is a very positive development. How it's tackled, of course, will require the government to provide certain laws and a political situation to do it en masse. And that is where I think the entire problem lies. But it is